हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट, जिसमें हम कर रहे हैं आज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन एंड ट्रेसर केमिस्ट्री, या फिर बोल सकते हैं हम ट्रेसर टेक्निक। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रांसम्यूटेशन होना, एक एलिमेंट का दूसरे में कन्वर्ट होना बाय आर्टिफिशियल मेथड्स इज नोन एज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। द emission ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू एलिमेंट। कि हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट से जब अल्फा और बीटा पार्टिकल इमिट होंगे तो हमारे पास नया एलिमेंट बनेगा। दिस कन्वर्जन ऑफ नेचुरली स्टेबल एलिमेंट्स बाय आर्टिफिशियल मीन्स इज नोन एज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। और इस कन्वर्जन को, किसी भी स्टेबल एलिमेंट की हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा कन्वर्जन को आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कुड बी कॉज्ड बाय bombarding the nuclei of the atoms with high speed subatomic particles such as alpha particles, beta particles, neutrons, protons, neutrons, etc. कि हमारे पास आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कैसे होता है, जब कोई भी हमारे पास न्यूक्लियाई ऑफ एटम है उसको हम बम्बार्ड करते हैं हाई स्पीड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ, जैसे कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इज कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर बाय आर्टिफिशियल मेथड्स। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या है, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होना है आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा। द फर्स्ट आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन एक्सपेरिमेंट वॉज रिपोर्टेड बाय रदरफोर्ड इन 1919। 1919 के अंदर रदरफोर्ड ने हमारे पास आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन जो एक्सपेरिमेंट है उसको प्रपोज किया था, जिसके अंदर इन विच नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियाई वाज बोम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल टू गेट ऑक्सीजन 17 न्यूक्लियाई। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन न्यूक्लियाइड है 17 हमारे पास एटॉमिक नंबर है, 14 मास नंबर है। इसको जब हमने बोम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल मैंने हीलियम लिया है, यहाँ पे हीलियम है वो आइडेंटिकल, या फिर हम बोल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल आइडेंटिकल है हीलियम के साथ, बिकॉज इसके अंदर में हमारे पास क्या है, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम अल्फा पार्टिकल की जगह हीलियम ही लेते हैं। 2 हमारे पास एटॉमिक नंबर है, 4 हमारे पास मास नंबर है। जब हमने न्यूक्लियाई को, नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियाई को बोम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल हीलियम के साथ, तो हमें मिला ऑक्सीजन 17 न्यूक्लियाई, प्लस में हमारे पास क्या हुआ, प्रोटॉन इजेक्ट हुआ और हाई एनर्जी रिलीज हुई। द सब एटॉमिक पार्टिकल यूज्ड फॉर बोम्बार्डिंग द टारगेट न्यूक्लियाइड आर कॉल्ड बोम्बार्डिंग पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। जो सब एटॉमिक पार्टिकल हम बोम्बार्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं टारगेट न्यूक्लियाई को, ये हमारे पास टारगेट न्यूक्लियाई है, इसको बोम्बार्ड करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स, उनको हम बोम्बार्डिंग पार्टिकल या फिर प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स बोलते हैं। This process of conversion of one nuclide into another is also referred to as nuclear reaction, which in general can be expressed as, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमने कन्वर्जन किया है एक न्यूक्लियाई का दूसरी न्यूक्लियाई के अंदर, सेम प्रोसेस हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन में भी होता है, जिसके अंदर हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, टारगेट न्यूक्लियाई लेते हैं हम, बोम्बार्डिंग प्रोजेक्टाइल लेते हैं, न्यू न्यूक्लियाई बनती है हमारे पास, और इजेक्टेड पार्टिकल विद हाई एनर्जी भी हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लिया था टारगेट न्यूक्लियाई के रूप में, और हमारे पास बोम्बार्डिंग पार्टिकल था हीलियम जो कि अल्फा पार्टिकल है। न्यू न्यूक्लियाई हमारे पास क्या बनी थी, ऑक्सीजन 17, प्लस में हमारे पास प्रोटॉन इजेक्ट हुआ था, साथ में हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी। Rutherford and Chadwick showed that such type of transmutation is possible with all the elements between boron and potassium except carbon and oxygen। जो रदरफोर्ड और चैडविक थे उन्होंने ये बात शो की थी कि ट्रांसम्यूटेशन जो है वो हम सभी पॉसिबल एलिमेंट्स में कर सकते हैं जो बोरोन से पोटासियम के बीच में पीरियोडिक टेबल में आते हैं, किन किन को छोड़ के, एक्सेप्ट कार्बन एंड ऑक्सीजन। इन सच रिएक्शंस
अल्फा पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल और बॉम्बार्डिंग पार्टिकल एंड नाइट्रोजन एटम इज नोन एज टारगेट। हमारे पास इन तरह के रिएक्शन में जो अल्फा पार्टिकल उन्हें हम प्रोजेक्टाइल या फिर बॉम्बार्डिंग पार्टिकल बोलते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम बॉम्बार्डमेंट के लिए यूज करते हैं। एंड नाइट्रोजन एटम इज नोन एज टारगेट, जैसे कि नाइट्रोजन एटम को बॉम्बार्ड करने के लिए हमने यूज किया था तो उसे हम टारगेट बोलते हैं। ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन आर नोन एज प्रोडक्ट, ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट था एंड प्रोटॉन हमारे पास इमिटिंग पार्टिकल था रिस्पेक्टिवली। लेटर ऑन सम अदर पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन etc वर ऑल्सो यूज्ड एज ए बॉम्बार्डिंग पार्टिकल। बाद में हमारे पास कुछ अदर पार्टिकल्स भी थे जो कि प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स थे, इनको भी हमने बॉम्बार्डिंग पार्टिकल के रूप में यूज किया था। जैसे कि फर्स्ट हम देखें प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन। Proton and neutron both these particles are positively charged, hence there will be repulsion between the target and the bombarding particle। देखिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ड्यू टू दिस हमारे पास जो टारगेट होगा और प्रोटॉन हमारे पास जो टारगेट होगा और प्रोटॉन होगा उनके बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी। इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमने इनको पहले एसिलेट करवाया, उसके बाद ट्रांसम्यूटेशन की। जो टारगेट और न्यूट्रॉन होता है उनके बीच में भी रिपल्सन होती है, तो इन रिपल्सन्स को कम करने के लिए हमने क्या किया, टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्सेस bombarding particles are accelerated and transmutation take place as well। हमारे पास क्या है, एसिलेट करवा दिया उनको तो ट्रांसम्यूटेशन हमारे पास हो गई। जैसे कि यहाँ पे हम ले रहे हैं लिथियम, लिथियम को जो प्रोटॉन के साथ हमने क्या किया, बॉम्बार्ड करवाया तो हमारे पास हीलियम बना। हीलियम हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में बना और इजेक्ट भी हुआ। सेकंड रिएक्शन में भी देखिए, सेकंड रिएक्शन में भी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है, ये हमारे पास मास नंबर है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम होता है 1 जो कि प्रोटॉन के रूप में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो थर्ड इक्वेशन में देखिए हमारे पास थर्ड रिएक्शन में हमारे पास ड्यूट्रॉन यूज किया है। जैसे ही बॉम्बार्डमेंट होती है तो हमारे पास बेरिलियम बनता है 4 8+ में हमारे पास क्या है, जो ट्रिटियम है वो बनता है जो कि प्रोटॉन है। सेकंड हमारे पास न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से इनमें कोई भी रिपल्सन नहीं होगी क्योंकि इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये न्यूट्रल होते हैं, इन पर 0 चार्ज होता है। Since neutron is neutral particle, hence it exerts no repulsion due to charge on target. Some of its reactions are, फर्स्ट रिएक्शन देखिए हमारे पास लिथियम 3 6+ में हमारे पास न्यूट्रॉन है, हमारे पास क्या बना, हीलियम 2 4+ में हमारे पास प्रोटॉन इजेक्ट हुआ। 2 और इक्वेशंस है, उनमें हमारे पास यहाँ पे सनलाइट है और यहाँ पे 2 जो मोल्स है न्यूट्रॉन के वो रिलीज हुए हैं, इजेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन या फिर आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। कुछ हमारे पास जनरली यूज्ड मेथड्स हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास ट्रांसम्यूटेशन और डिसइंटीग्रेशन बाय अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम एटम्स यूजली ब्रिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसम्यूटेशंस, इजेक्टिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। 2 टाइप्स की इनमें रिएक्शंस होती है जिसमें एक में तो ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को इजेक्ट करते हैं, एक रिएक्शन में हमारे पास न्यूट्रॉन इजेक्ट करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्रोटॉन एंड अल्फा न्यूट्रॉन, जिसमें अल्फा हमारे पास क्या है, टारगेट बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है और प्रोटॉन हमारे पास इजेक्टिंग पार्टिकल है। इसमें हमारे पास क्या है, अल्फा बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है, जो न्यूट्रॉन है वो इजेक्टिंग पार्टिकल है। इनको इस तरह हम डिनोट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एमिटिंग पार्टिकल बीइंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि जब प्रोटॉन हमारे पास इमिट होगा तो हम इस तरह डिनोट करेंगे, जब न्यूट्रॉन होगा तो इस तरह डिनोट करेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ दीज रिएक्शंस आर गिवन बिलो। हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन देखिए, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, फर्स्ट रिएक्शन में हमने बोरोन लिया है 5 एटॉमिक नंबर, 10 हमारे पास मास नंबर होता है। अल्फा पार्टिकल हमने लिया है हीलियम
और हमारे पास क्या बना 14 न्यूट्रॉन न्यूक्लियाइड जो हमारे पास डिसइंटीग्रेट होकर क्या बना रही है 613 कार्बन, प्लस में हमारे पास प्रोटॉन इजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम इस तरह डिनोट करेंगे अल्फा बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, प्रोटॉन हमारे पास इजेक्टिंग पार्टिकल। अब सेकेंड इक्वेशन में देखिए, सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास बॉम्बार्डिंग पार्टिकल हीलियम है, न्यूट्रॉन 15 न्यूक्लियाई बन रही है, वो हमारे पास डिसइंटीग्रेट होकर 14 न्यूक्लियाई बना रही है, और ये हमारे पास न्यूट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो इसको हम अल्फा एन से डिनोट करेंगे। थर्ड इक्वेशन भी आप देख सकते हैं, ट्रांसम्यूटेशन कॉज्ड बाय न्यूट्रॉन्स। अगर हम सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड हमारे पास ट्रांसम्यूटेशन कॉज्ड बाय न्यूट्रॉन, जिसमें हम क्या है न्यूट्रॉन से ट्रांसम्यूटेशन करवाएंगे। न्यूट्रॉन्स हैव प्रूव्ड टू बी स्पेशली इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन और ट्रांसम्यूटेशन बिकॉज ऑफ द न्यूट्रल करैक्टर। क्योंकि न्यूट्रॉन्स, जैसे कि हमने अभी बताया था कि न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं जिसकी वजह से ये टारगेट और न्यूट्रॉन के बीच में हमारे पास कोई भी रिपल्सन नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है न्यूट्रल होता है, और ट्रांसम्यूटेशन बहुत ही ईजिली हो जाएगी, तो ये बहुत ही स्पेशली इफेक्टिव हुआ। दे कैन ब्रिंग अबाउट मच मोर डिसइंटीग्रेशंस देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। Or we can say that any other particle. The alpha particle, because of their charge content, are not as effective as other particles such as neutrons and deuterons. Nearly all types such as n alpha, n proton, n gamma, and हमारे पास 2 neutrons of reactions are possible by using neutrons as bombarding particles. Some examples are given below. हमारे पास क्या है, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितने कि हमारे पास न्यूट्रॉन एंड ड्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने न्यूट्रॉन लेंगे तो हमारे पास अल्फा इजेक्ट होगा, न्यूट्रॉन लेंगे सम रिएक्शंस में तो हमारे पास प्रोटॉन इजेक्ट होगा, सम में हम अल्फा भी इजेक्ट करेंगे और कुछ गामा इजेक्ट करेंगे, कुछ रिएक्शंस में हमारे पास 2 ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इजेक्ट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम न्यूट्रॉन जब हम बॉम्बार्ड करवाते हैं एल्युमिनियम 27 के साथ तो हमारे पास 28 बनती है न्यूक्लियाइड, और ये डिसइंटीग्रेट होकर हमारे पास 26 बनाती है, और साथ में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन इजेक्ट होते हैं जिसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी इंड्यूस्ड विद हैवियर न्यूक्लियाई सच एज 1564 जिंक। मोर एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, कि हमारे पास इजेक्ट करने के लिए इस तरह की रिएक्शंस हम हैवी न्यूक्लियाई के साथ भी कर सकते हैं जिनमें हमें मोर एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स की जरूरत होगी। जैसे कि हमारे पास जिंक, हमारे पास हैवी न्यूक्लियाई है जिसमें हमने बहुत एनर्जेटिक न्यूट्रॉन लिए हैं, हमारे पास 65 जिंक न्यूक्लियाई बनी और वो डिसइंटीग्रेट होकर हमारे पास 64 बना रही है, और प्रोटॉन हमारे पास साथ में इजेक्ट कर रही है। ये हमारे पास न्यूट्रॉन हमारे पास बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, प्रोटॉन हमारे पास ejecting particle. In most cases, the reaction between an element and neutron also give rise to the formation of alpha particles. Some reactions में ये क्या देती है, most of cases में alpha particles देती है। जैसे कि हम बोरोन हमारे पास टारगेट न्यूक्लियाई है, यहाँ पे न्यूट्रॉन हमारे पास बॉम्बार्डिंग है, ये हमारे पास बोरोन 11 न्यूक्लियाई फॉर्म हुई और ये डिसइंटीग्रेट होकर हमारे पास लिथियम 7 बना रही है, प्लस में हमारे पास अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हो रहा है। सेकेंड इक्वेशन भी हमारे पास सेम हो रही है रिएक्शन, जिसमें हम इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, एज ए बॉम्बार्डिंग पार्टिकल और अल्फा हमारे पास इजेक्टिंग पार्टिकल। थर्ड हमारे पास डिसइंटीग्रेशन और ट्रांसम्यूटेशन कॉज्ड बाय प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स से जो हमारे पास ट्रांसम्यूटेशन होती है, प्रोटॉन्स हैव आल्सो बीन यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल्स इन प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। प्रोटॉन्स भी हम आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में प्रोटॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स की रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी कर लेते हैं एक बार हम, कि हमने लिथियम 37 हमने क्या लिया, टारगेट न्यूक्लियाई, और ये हमारे पास प्रोटॉन है एज ए बॉम्बार्डिंग पार्टिकल। हमारे पास बेरिलियम 8 न्यूक्लियाई बनी, ये डिसइंटीग्रेट होके हमारे पास क्या बना रही है, हाइड्रोजन
4 और ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हो रहा है, जिसे हम इस तरह डिनोट करेंगे क्योंकि प्रोटॉन हमारे पास बॉम्बार्डिंग पार्टिकल और अल्फा हमारे पास क्या है, इजेक्टिंग पार्टिकल है। स्टूडेंट्स ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ, तो आपको इजीली समझ भी आ गया होगा कि किस तरह हम डिनोट करते हैं इनको। अदर रिएक्शंस लीडिंग टू द एमिशन अल्फा पार्टिकल आर, जैसे कि अदर रिएक्शंस देखना चाहें तो आप ये रिएक्शंस देख सकते हैं, या आप खुद करके देखिए। प्रोटॉन बॉम्बार्डमेंट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन बॉम्बार्डमेंट है ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी फॉर्म करती है या फिर इजेक्ट करती है कुछ रिएक्शंस में, जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रखा है, सेम आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे इजली। वीडियो को पॉज करके आप ये देख सकते हैं और साथ साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सम केसेस bombardment with protons also causes the emission of gamma ray photons। गामा रे फोटोन्स भी ये क्या करते हैं, हमारे पास इजेक्ट करते हैं जब हम प्रोटॉन बॉम्बार्डमेंट पार्टिकल के रूप में लेते हैं। प्रोटॉन बॉम्बार्डमेंट ऑल्सो गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन न्यूट्रॉन्स, और हमारे पास जो प्रोटॉन बॉम्बार्डमेंट के रूप में यूज करते हैं हम किसी भी रिएक्शन में, तो हमारे पास न्यूट्रॉन भी देते हैं। अब हमने क्या देखा कि हमने जब प्रोटॉन की बॉम्बार्डमेंट ट्राई किसी भी टारगेट न्यूक्लियाई के साथ, तो हमारे पास क्या है, गामा न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हुए। फोर्थ मेथड हमारे पास ट्रांसम्यूटेशन का है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के लिए जो हमारे पास ड्यूट्रॉन से हो, ट्रांसम्यूटेशन कॉज बाय ड्यूट्रॉन्स, जिसमें हम ड्यूट्रॉन एज ए बॉम्बार्डिंग पार्टिकल यूज करेंगे और जो इजेक्ट होंगे हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन्स इन सम केसेस एक्ट्स एज वेरी एफिशिएंट प्रोजेक्टाइल फॉर ट्रांसम्यूटेशन। सम केसेस में ये बहुत ही एफिशिएंट प्रोजेक्टाइल है, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं 1,2 हाइड्रोजन प्लस में हमने क्या लिया, ड्यूट्रॉन। ये भी हमारे पास ड्यूट्रॉन है, ये भी हमारे पास ड्यूट्रॉन है। यहाँ पे हमारे पास क्या बना, ट्रिटियम प्रोटॉन, और यहाँ पे भी हमारे पास प्रोटॉन रिलीज हुआ है, इजेक्ट हुआ है। इसको हमने डिनोट इस तरह किया है, टी जो सिंबल है वो ड्यूट्रॉन के लिए है, जिनको हमने बॉम्बार्डमेंट पार्टिकल के रूप में यूज किया है। सेकंड इक्वेशन भी आप देख सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास ट्रांसम्यूटेशन कॉज्ड बाय फोटॉन्स है। एटॉमिक न्यूक्लियाई कैन आल्सो बी डिसइंटीग्रेटेड बाय बॉम्बार्डिंग them with high energy photons। This process is usually known as photo disintegration। जो ट्रांसम्यूटेशन है वो हम फोटोन से भी कर सकते हैं। फोटोन से कैसे कर सकते हैं, जब हम एटॉमिक न्यूक्लियाई को बॉम्बार्ड करते हैं हाई एनर्जी फोटोन के साथ, तो हमारे पास क्या है, डिसइंटीग्रेशन होती है और इससे हमारे पास न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म होती है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन इजेक्ट होते हैं। देखिए दोनों इक्वेशंस में हमारे पास क्या है, गामा रेज हम यूज कर रहे हैं हाई एनर्जी फोटोन्स के लिए, और हमारे पास ये फॉर्म हो रहा है, ये डिसइंटीग्रेट होकर हमारे पास ये बना रहा है, जिसमें एक इस रिएक्शन में हमारे पास न्यूट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, जिसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, और इस रिएक्शन में हमारे पास प्रोटॉन इजेक्ट हो रहा है, जिसको हम इस तरह डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम ट्रेसर टेक्निक स्टार्ट करने से पहले सम डेफिनेशंस देख रहे हैं। रेडियो आइसोटोप, सबसे पहले देखते हैं रेडियो आइसोटोप्स। जैसे कि रेडियो आइसोटोप नाम से ही पता लग रहा है कि जो आइसोटोप्स हमारे पास रेडिएशंस को एमिट करेंगे वो होते हैं रेडियो आइसोटोप्स। देखिए डेफिनेशन, एटम्स ऑफ एलिमेंट विच आर अनस्टेबल एंड एमिट रेडिएशन ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप्स। मतलब कि किसी भी एटम के एलिमेंट जो कि हमारे पास अनस्टेबल होते हैं और एमिट करे रेडिएशन ऑफ पार्टिकल, उन्हें हम रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं हाइड्रोजन की आइसोटोप। मोस्टली हमारे पास हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हम देखते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, जिसमें से जो प्रोटियम और ड्यूटेरियम होते हैं ये हमारे पास स्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव नहीं होते, लेकिन जो ट्रिटियम होता है ये हमारे पास अनस्टेबल होता है। इसकी जो एनर्जी होती है वो भी काफ़ी हाई होती है और ये रेडियो एक्टिव होता है। इसे हम H स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं। जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उनको हम H स्टार से डिनोट करते हैं। सेकेंड हमारे पास आइसोटोपिक लेबलिंग है। आइसोटोपिक लेबलिंग के अंदर क्या होता है, देखिए मैंने एक कंपाउंड का एग्जांपल लिया है, जिंक हाइड्रोजन फॉस्फेट, जिसमें हमारे पास जो फॉस्फेट है वो एक स्टेबल आइसोटोप है। लेकिन अगर मैं इस स्टेबल आइसोटोप को किसी
रेडियो आइसोटोप से क्या कर दूं, रिप्लेस, किसी भी रेडियो आइसोटोप से मैं रिप्लेस कर दूं, तो इसे बोलते हैं हम आइसोटोपिक लेबलिंग। जैसे डेफिनेशन देखिए, व्हेन ए स्टेबल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय रेडियो आइसोटोप, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोटोपिक लेबलिंग। कि हमारे पास कोई भी स्टेबल आइसोटोप है किसी भी एलिमेंट का उसके कंपाउंड में, तो उसे रिप्लेस कर दें अगर रेडियो आइसोटोप से, तो इस फिनोमेना को हम रेडियो आइसोटोपिक लेबलिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं वाटर का। मैंने वाटर लिया है, ठीक है। सेकंड मैंने क्या लिया है, सेकंड मॉलिक्यूल लिया है वाटर का, थर्ड मॉलिक्यूल लिया है वाटर का, और फोर्थ मॉलिक्यूल, मतलब मैंने 4 मॉलिक्यूल्स लिए हैं वाटर के। फर्स्ट मॉलिक्यूल में देखिए हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या है, स्टेबल है, और ऑक्सीजन के जो आइसोटोप है वो भी स्टेबल है, मतलब कि इसमें मैंने कोई भी अनस्टेबल या फिर रेडियो आइसोटोप नहीं लिया है। सेकंड में देखिए मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ट्रीटियम के साथ, जो कि रेडियो एक्टिव है, रेडियो आइसोटोप है। तो ये क्या होगी हमारे पास आइसोटोपिक लेबलिंग। थर्ड में मैंने क्या किया, ऑक्सीजन 18 जो कि हमारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, उससे मैंने रिप्लेस कर दिया, मतलब कि आइसोटोपिक लेबलिंग कर दी। थर्ड में मैंने क्या किया, थर्ड में ट्रीटियम भी लिया मैंने, एक हाइड्रोजन के आइसोटोप ट्रीटियम से रिप्लेस कर दिया, और सेकंड ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन 18 जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, रेडियो आइसोटोप होता है, रेडियो एक्टिव होता है, उससे रिप्लेस कर दिया, मतलब कि मैंने आइसोटोपिक लेबलिंग कर दी। चलिए करते हैं स्टार्ट ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक हमारे पास टेक्निक होती है जिसमें हम रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं एनालिसिस के लिए। टेक्निक इन विच रेडियो आइसोटोप आर यूज्ड फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड ट्रेसर टेक्निक। और जो हम रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं एनालिसिस के लिए उन्हें हम ट्रेसर्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट में मैंने यही लिख रखा है, एंड रेडियो आइसोटोप विच आर यूज्ड फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड ट्रेसर्स। उन्हें का हम क्या बोलते हैं, ट्रेसर्स। जो ट्रेसर्स या फिर रेडियो आइसोटोप्स हम यूज करते हैं एनालिसिस के लिए वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज किया जाता है। इतनी क्वांटिटी में यूज किया जाता है, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में, लेकिन वो जो डाटा देता है वो बहुत ब्रॉड देता है और हमारे पास फुल डिटेल में देता है। थर्ड पॉइंट में मैंने यही लिख रखा है, ट्रेसर यूज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जो रेडियो आइसोटोप या ट्रेसर जो हम यूज करते हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं, बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोवाइड डिटेल डाटा फॉर एनालिसिस। हमारे पास स्मॉल अमाउंट भी प्रोवाइड कर देती है डिटेल डाटा फॉर एनालिसिस। ट्रेसर टेक्निक फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1943 बाय जीडी हैसे। हमने जीडी हैसे ने ट्रेसर टेक्निक को फर्स्ट प्रपोज किया था 1943 में। व्हेन इन एनी कंपाउंड आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट चेंज बाय रेडियो आइसोटोप देन देयर इज नेग्लिजिबल ऑब्जर्वेबल चेंज इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम किसी भी कंपाउंड में आइसोटोप ऑफ एलिमेंट को चेंज करते हैं किसी भी रेडियो आइसोटोप से, मतलब कि आइसोटोपिक लेबलिंग करते हैं, तो वहां पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होता उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में उस कंपाउंड की, क्योंकि जो बिकॉज रेडियो आइसोटोप इज एन अनस्टेबल आइसोटोप एंड देयर इलेक्ट्रॉन वैल्यूज आर सेम। क्योंकि वहाँ पे जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन वैल्यूज बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट की कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दूं, उसमें एक में मैंने क्या किया, 59 CO था, 60 CO से रिप्लेस कर दिया, तो वहाँ पे उनके नेचर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। नो मच डिफरेंस बिटवीन देयर नेचर्स, सेम टाइप की ही उनकी बोन लेंथ है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन का ही तो फर्क है। तो वहाँ पे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज आएगा थोड़ा भी, तो वो किस में आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेबल आइसोटोप्स दैट आर वीडली यूज्ड फॉर ट्रेसर स्टडीज आर दोज ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड सल्फर। एज ए जनरल रूल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर मोर यूजफुल देन स्टेबल आइसोटोप्स इन ट्रेसर स्टडीज। स्टूडेंट्स देखिए, हमने बोला कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जो मोस्टली यूज होते हैं स्टेबल आइसोटोप्स की जगह ट्रेसर स्टडीज में। हमारे पास ट्रेसर टेक्निक में, ट्रेसर केमिस्ट्री में वो जनरली हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, लेकिन हम क्या है, स्टेबल आइसोटोप्स भी यूज करते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड सल्फर के।
कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि जो हमारे पास ट्रेसर टेक्निक से जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं। और सम केसेस में तो ये जो हमारे पास ट्रेसर टेक्निक या ट्रेसर केमिस्ट्री जो है, ये सम केसेस में तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए द रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रेसर टेक्निक आर मोर एक्यूरेट देन अदर टेक्निक्स। इन सम केसेस टेक्निक इज सो मच इम्पोर्टेंट टू सच एन एक्सटेंट दैट देयर इज नो अदर मेथड अवेलेबल फॉर एनालिसिस। क्योंकि इसके अलावा कुछ मेथड्स के लिए हमारे पास, कुछ एनालिसिस के लिए इसके अलावा कोई और मेथड अवेलेबल ही नहीं होता। एप्लीकेशन ऑफ ट्रेसर टेक्निक, स्टूडेंट साथ साथ में आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रेसर टेक्निक, एप्लीकेशन देखते हैं अब हम ट्रेसर टेक्निक की। जो हमारे पास ट्रेसर टेक्निक है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेसर टेक्निक कैन बी डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग ग्रुप्स। हमारे पास एनालिटिक केमिस्ट्री, इन बायोलॉजिकल फील्ड, इन मेडिसिन, इन एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्री, इन मिसलेनियस फील्ड। हमारे पास 6 तरह की एप्लीकेशंस हैं। हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये 6 ही हैं। उनमें से मैं आपको सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में वही एक्सप्लेन करवा रही हूँ। जो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशन है वो आगे फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू देयर एप्लीकेशंस। देखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडीज एंड यूजेस इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स यूज्ड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई मैटर। जो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसको हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और क्वांटिफाई करने के लिए मैटर को। The analytical applications of tracer technique are further subdivided into the following important groups। हमारे पास जो analytical application है tracer technique की, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसको आगे सब डिवाइडेड किया गया है इनटू इम्पोर्टेंट ग्रुप्स। केमिकल इन्वेस्टिगेशंस, रेडियो क्रोमेटोग्राफी, आइसोटोपिक डायल्यूशन एनालिसिस, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शियोमेट्री, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल इन्वेस्टिगेशंस। केमिकल एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेशंस जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटीज ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स, या फिर हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ पाउडर प्रेसिपिटेट्स एक्सेट्रा। हमारे पास बहुत सारी होती हैं ये। सेकेंड हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म्स, जैसे कि मैकेनिज्म एसिडिफिकेशंस का, फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शंस जो थी हमारे पास, और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में भी ये वाली एप्लीकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, जो कि हमारे पास फिजियोकेमिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। The application of isotopes under chemical investigations include physiochemical problems और हमारे पास reaction mechanism, structure determinations, isotopic exchange reactions। अगर हम एक अब वो एप्लीकेशंस में से अगर एक को अगर देखें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सेपरेटली सोल्यूबल साल्ट। तो जब हमारे पास ट्रेसर टेक्निक थी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एफ फेनेथ एंड जी हैसे टू डिटरमाइन सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स। जैसे कि हमारे पास लेड क्रोमेट है, इस तरह के हमारे पास स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट्स को की सोल्युबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली यूज हुई थी, और किसने की थी? जी हैसे ने और एफ फेनेथ ने। द डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ ए साल्ट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट रेडियोएक्टिव एलिमेंट एडेड टू द सेम स्टेबल element will persist in a definite ratio irrespective of the state of the element. Thus, an radioactive isotope of lead is added to a solution of ordinary lead, and lead is precipitated as either the sulfate or chromate. Determination of the radioactivity of the titrate gives the concentration of lead still dissolved। कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, जब हम सोल्युबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं साल्ट की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है उसको हम ऐड करेंगे स्टेबल एलिमेंट्स के साथ और डेफिनेट रेशियो में। जैसे कि हमारे पास उस एलिमेंट की स्टेट थोड़ी बहुत पता हो, फिर हमारे पास क्या होगा, जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप होगा लेड का, उसे हम सॉल्यूशन से ऐड करेंगे। जब सॉल्यूशन से हम उसे ऐड करेंगे ऑर्डिनरी लेड को, ऑर्डिनरी लेड के, तो हमारे पास जो लेड प्रेसिपिटेट्स है जैसे कि सल्फेट के हो या क्रोमेट के हो, वो हमें हमारे पास
ऑब्जर्व होंगे और इससे हमारे पास क्या होगा, हम उस जो हमारे पास टाइट्रेशन करेंगे तब हम उसकी एक्टिविटी को फाइंड आउट कर लेंगे और हमारे पास कंसंट्रेशन भी पता चल जाएगी किसकी, लेड स्टील डिसॉल्ट की। सेकेंड हमारे पास रेडियो क्रोमेटोग्राफी है। In paper and thin layer chromatography, we make use of the methods of observation except a study of the concentration of effluent। हमारे पास जो पेपर एंड लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसका यूज़ करके हम ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन किसकी स्टडी के अलावा, कंसंट्रेशन ऑफ effluent सॉल्यूशन की। These methods are mostly used for analytical purposes। हमारे पास क्या है, analytical purposes के लिए ये काफ़ी यूज़ होते हैं। These are particularly successful in the analysis of mixture of radioactive substances। और ये काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए जो radioactive substances के जो मिक्सचर है उनकी एनालिसिस के लिए। The chromatographic separation using fractions of radioactive isotope for identification was named radiochromatography। और जो chromatographic separation techniques जो है उनमें जब हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए तो उन्हें हम रेडियो क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। Radio isotopes have been used almost in all type of chromatography like paper, column, gas chromatography and also in electrophoresis कि हम रेडियो आइसोटोप सभी जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है उनमें यूज़ करते हैं और इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। बाय मेकिंग यूज ऑफ स्टेबल लेबल्ड सैंपल ऑलमोस्ट एनी क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन कैन बी अचीव्ड इन एन एक्सलेंट मैनर। और जब हम आइसोटोपिक लेबलिंग करके सैंपल की क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन करते हैं तो हमारे पास एक्सीलेंट मैनर में रिजल्ट्स आते हैं। थर्ड हमारे पास आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस है। ये हमारे पास काफ़ी यूजफुल टेक्निक है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। दिस इज अ टेक्निक दैट इज सुटेबल वेयर ए कंपाउंड कैन बी आइसोलेटेड इन ए प्योर स्टेट बट ओनली विद ए पुअर यील्ड। हमारे पास इस टेक्निक में कोई भी कंपाउंड आइसोलेट कर सकते हैं हम प्योर स्टेट से, लेकिन हमारे पास जो यील्ड आती है वो थोड़ी कम आती है। द टेक्निक कंसिस्ट इन एडिंग ए नॉन कंपाउंड ऑफ द प्योर कंपाउंड कंटेनिंग एन एक्टिव आइसोटोप टू द अननोन। हमारे पास टेक्निक कैसे होती है कि हमारे पास सबसे पहले हम जो नॉन कंपाउंड होता है उसके अमाउंट को ऐड करते हैं प्योर कंपाउंड के साथ कंटेनिंग एन एक्टिव आइसोटोप, जिसमें हमारे पास एक्टिव आइसोटोप क्या होता है, कंटेन होता है। जब हम नॉन अमाउंट प्योर कंपाउंड की ऐड करते हैं और उसकी हमारे पास एक्टिव आइसोटोप होते हैं अननोन और उनको मिक्स कर देते हैं थ्रोली मिक्सड इट, नाउ ए सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। उसके बाद जब हमारे पास जो मिक्स कंपाउंड आता है तो हम क्या करेंगे, उसमें से प्योर कंपाउंड को आइसोलेट कर लेंगे, मतलब अलग कर लेंगे उस मिक्सचर से और उसकी एक्टिविटी को मेजर करेंगे एंड इट्स एक्टिविटी इज मेजर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से। फिर हमारे पास द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन द ओरिजिनल मटेरियल इज देन कैलकुलेटेड। उसके बाद हम फॉर्मूले हैं हमारे पास कुछ, उनसे क्या है फाइंड आउट कर लेंगे अमाउंट कितनी आई है मटेरियल की। फोर्थ हमारे पास एक्टिवेशन एनालिसिस है। द एक्टिवेशन एनालिसिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ रेशियो न्यूक्लाइड फ्रॉम एलिमेंट्स इन द सैंपल व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू बोmbardment विद एनर्जेटिक पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ड्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स etc। एक्टिवेशन एनालिसिस मेथड हमारे पास इस चीज़ पर डिपेंड करता है, जब हमारे पास जो न्यूक्लियाइड्स होती हैं एलिमेंट की सैंपल में हम यूज़ करते हैं बोmbardment के लिए किन के साथ, एनर्जेटिक पार्टिकल्स के साथ, तो हमारे पास दस द प्रोसेस वेयर इन द सैंपल इज सब्जेक्टेड टू न्यूक्लियर बोmbardment एंड देन एनालाइज फॉर इट्स रेडियो एक्टिव कंटेंट्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनालिसिस। उसके बाद जो प्रोसेस हमारे पास होता है उसकी एक्टिविटी को नोट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इस टेक्निक को हम एक्टिवेशन एनालिसिस बोलते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स है एक्टिवेशन एनालिसिस के। देयर आर 2 मेथड्स बाय विच एक्टिवेशन एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड। सबसे पहले अब्सोल्यूट मेथड्स एंड कंपेरेटर मेथड्स।
सिक्स हमारे पास न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शियोमेट्री है। इसमें हमारे पास द एलिमेंट बोरोन एंड कैडमियम हैव हाई न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन। जो बोरोन एंड कैडमियम है उनकी हमारे पास हाई न्यूट्रॉन कैप्चरिंग पावर है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दीज आर यूज्ड एज कंट्रोल रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और इनके लिए हम इनको क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड के रूप में यूज करते हैं। न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शियोमेट्री हैज बीन यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ सच एलिमेंट्स। और इन तरह के एलिमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शियोमेट्री यूज होती है। सम अदर एलिमेंट्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल सीरीज ऑल्सो, हम क्या करते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स के जो हमारे पास रेयर अर्थ सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनको भी इस टेक्निक से हम एनालाइज कर सकते हैं। सेवंथ हमारे पास रेडियोमेट्रिक एनालिसिस है। रेडियोमेट्रिक एनालिसिस इज ए टेक्निक यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज यूज्ड इनडायरेक्टली टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एन इनएक्टिव सब्सटेंस। की हमारे पास रेडियोमेट्रिक एनालिसिस टेक्निक में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसे यूज करते हैं और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एनालिसिस के लिए, ताकि हम किसी भी इनएक्टिव सब्सटेंस की क्वालिटी को फाइंड आउट कर सके। एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ दिस टेक्निक एनालिसिस इज द डिटरमिनेशन ऑफ क्लोराइड आयन बाय प्रेसिपिटेशन विद रेडियो एक्टिव सिल्वर Ag110 की हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है डिटरमिनेशन ऑफ क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन के द्वारा, किसकी हेल्प से, सिल्वर की हेल्प से। रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन गिव शार्प एंड एक्यूरेट एंड पॉइंट। जब हम टाइट्रेशन करवाते हैं रेडियोमेट्रिक एनालिसिस में तो हमारे पास एक्यूरेट एंड पॉइंट मिलता है इस टेक्निक में। इन दिस क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन आर वेरी स्मॉल। और जो क्वांटिटी हमें एनालिसिस के लिए चाहिए वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज होती है। Students, I hope you understand this lecture. If you like this video lecture, then like, share and subscribe my channel and comment. And for any doubt, follow me on Instagram. Link आपको description box में मिल जाएगा. Thanks for watching my video.